हेलो एंड वेलकम टू कोबरा रिव्यूज, जहां हम देखते हैं शॉपिंग के रिव्यूज। समर स्पेशल पार्ट 1 के रिव्यू में हमने देखा था डाइट 22 आई का रिव्यू। अब इस पार्ट में हम देखने वाले हैं आइस क्यूब 27 का रिव्यू। तो आइए चलिए शुरू करते हैं। तो ये है मैंने खरीदा हुआ नया आइस क्यूब 27 जो कि बॉक्स में पैक्ड है। मेरा पहला वाला डाइट 22 आई खराब हो चुका था, इसलिए मैंने इसे खरीदा है। ये डाइट 22 की तरह टावर फॉर्म फैक्टर में नहीं है, पर बॉक्स फॉर्म फैक्टर में है। कंपनी का क्लेम है कि ये कूलर IPO टेक्नोलॉजी से लेस है, जिससे आपको 4 तरह के फिल्ट्रेशंस मिलते हैं। ये टेक्नोलॉजी मेरे पहले वाले डाइट 22 आई में नहीं थी, पर नए वाले डाइट 22 3D में ये मिलती है। इस कूलर को मैंने अमेजोन से 700 रुपए के डिस्काउंट के बाद 5800 रुपए में खरीदा है। कार्टन बॉक्स में से निकालने के बाद ये कूलर कुछ इस तरह से पॉलीथीन रैप में आता है। ये भी एक पोर्टेबल कूलर है, पर इसके कैस्टर्स लगे हुए नहीं आते हैं बॉक्स में, ये इसे अलग से मिलते हैं। इसे हमें असेंबल करना पड़ता है। तो इस कूलर को अनरैप करके व्हील्स को असेंबल करके देखते हैं कि ये कैसे दिखता है। तो अनरैप करने के बाद ये आइस क्यूब 27 कुछ इस तरह से दिखता है। मेरा इसके साथ फर्स्ट इंप्रेशन बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। प्राइमरी रीजन ये है कि इसकी प्लास्टिक क्वालिटी बहुत ही डिसअपॉइंटिंग है। मैं आपको दिखाता हूँ मैं ऐसे क्यों कह रहा हूँ। इसकी पिछली तरफ सबसे पहले देखते हैं। तो ये जो हनीकॉम्ब पैड्स को सो कॉल्ड प्रोटेक्ट करने वाला ग्रिल है, उसकी क्वालिटी मैं आपको दिखाता हूँ। पहली बात तो ये है कि इसका मोल्डिंग के वक्त बिल्कुल भी फिनिशिंग नहीं है, और दूसरी बात ये देखिए ये कैसे आसानी से मुड़ जाता है। बिल्कुल भी इसको ताकत नहीं है, इसमें बिल्कुल भी मजबूती नहीं है, बहुत ही फ्लिमजी क्वालिटी का ये प्लास्टिक है। साथ ही में हमने डाइट 22 आई में जिस तरह से मॉस्किटो नेट देखी थी इस हनीकॉम्ब पैड के ऊपर, वैसी कोई भी प्रोटेक्टिव नेट मॉस्किटो नेट इसके ऊपर नहीं है। इस कूलर को खरीदने का मेरा प्राइमरी रीज़न ये था कि इस कूलर के तीनों तरफ हनीकॉम्ब पैड्स है, जिसकी वजह से मुझे लगा कि इसकी कूलिंग ज़्यादा बेहतर होगी। और इसके तीनों साइड के हनीकॉम्ब पैड्स अनप्रोटेक्टेड है, इस पर कोई भी नेट नहीं है। इससे दो चीज़ें होगी। एक तो इस ग्रिल के बीच का जो अंतर है वो बहुत ज़्यादा है, जिसकी वजह से अगर आपके घर में कोई छोटे बच्चे हैं तो वो इसमें हाथ डाल के, उंगली डाल के इस हनीकॉम्ब पैड को ख़राब कर सकते हैं। और दूसरी सबसे ज़रूरी बात यह है कि इसमें से मच्छर अंदर जाके अंदर वाटर टैंक में ब्रीडिंग कर सकते हैं, जिसकी वजह से आपके घर में मच्छरों से फैलने वाले रोग हो सकते हैं। और अगर गलती से भी इसके वाटर टैंक के अंदर इलेक्ट्रिसिटी लीक हो जाती है और बच्चा इस ग्रिल के अंदर से इस हनीकॉम्ब पैड को टच कर लेता है, तो उसे शॉक लगने की संभावना बहुत ज़्यादा होती है। कूलिंग पैड्स के ठीक नीचे यहाँ पे एक ओवरफ्लो ड्रेन दिया गया है, जिसमें से पानी कैपेसिटी से ज़्यादा भरने के बाद ओवरफ्लो हो जाता है। और इसके ऊपर राइट साइड को ये वाटर इनलेट दिया गया है, जिसमें से आप वाटर टैंक में पानी डाल सकते हैं। ये बहुत ही छोटा है, सो बाल्टी से पानी डालते वक्त ये नीचे स्पिल हो सकता है। पानी भरने के लिए आगे भी एक इनलेट दिया गया है, यहाँ पे राइट साइड पे ये है। और इसे खोलने के लिए आपको इस ड्रॉवर को बाहर निकालना पड़ता है, जो बहुत ही घटिया क्वालिटी का है, एकदम फ्लिमजी क्वालिटी का है, और ये ऐसे बाहर आ जाता है। इसको एक्चुअली यहाँ पे एक स्टॉपर भी दिया गया है, पर स्टॉपर कुछ भी काम का नहीं है। इस इनलेट पे से आप बर्फ के टुकड़े भी अंदर डाल सकते हैं, ऐसा कंपनी का मानना है। पर ये इनलेट बहुत ही छोटा सा है, जिसकी वजह से बर्फ अंदर डालना बहुत ही मुश्किल काम हो जाता है। इसकी एयर डायरेक्शन रेगुलेट करने के लिए ये जो फिन्स दिए गए हैं, उसमें से हॉरिजॉन्टल फिन्स मैन्युअली ऑपरेट होते हैं, और इनको ऊपर नीचे करने के लिए आपको इस तरह से ऊपर नीचे करना पड़ता है। अंदर वाले वर्टिकल फिन्स जो है वो तो मोटराइज्ड है, वो ऑटोमेटिकली राइट या लेफ्ट घूमते हैं, पर हॉरिजॉन्टल फिन्स को आपको ऑपरेट करने के लिए कोई भी लीवर दी गई नहीं है। इन हॉरिजॉन्टल फिन्स की क्वालिटी भी बहुत अच्छी नहीं है, ये भी बहुत फ्लिमजी है, तो यहाँ पे भी कॉस्ट कटिंग साफ साफ नजर आ जाता है। पर डाइट 22 आई के मुकाबले इस कूलर में एक बात अच्छी है कि इसके हॉरिजॉन्टल फिन्स दो भागों में डिवाइड किए गए हैं, तो आप ऊपर वाले और नीचे वाले फिन्स आसानी से अलग अलग डायरेक्शंस में घुमा के एयर फ्लो को रेगुलेट कर सकते हैं। हमने देखा कि डाइट 22 आई में ब्लोअर दिया गया था, पर इस कूलर में फैन दिया गया है। 5 फिन्स का ये फैन है, तो इसका एयर प्रेशर कम रहता है, पर एयर डिलीवरी ज़्यादा स्मूथ और वॉल्यूम ज़्यादा रहता है। फैन होने की वजह से इस कूलर का पावर कंजम्पशन कम है, 105 वाट है, तो ये भी इन्वर्टर पे चल सकता है। हमने देखा था कि ब्लोअर वाले डाइट 22 आई कूलर का पावर कंजम्पशन 185 वाट था। इस कूलर में इस तरीके से नॉब दिए गए हैं, जिससे आप कूलर को चालू बंद कर सकते हैं या फिर पंप को चालू बंद कर सकते हैं। तो ये जो लेफ्ट वाला नॉब है, ये कूलर को, इसके पंखे को चालू बंद करने का नॉब है। तो पहला है ऑफ, देन हाई, मीडियम एंड लो। तो ऑफ के बाद ये पंखा डायरेक्टली हाई पे चालू होता है, लो पे चालू नहीं होता है, जो कि बहुत ही इलॉजिकल बात है। इस कूलर के क्वालिटी इश्यूज आप इस नॉब के आजू बाजू में भी देख सकते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये कलर कैसे बाहर निकल चुका है। मैं सोच रहा हूँ कि कुछ ही दिनों के इस्तेमाल के बाद ये पूरा व्हाइट कलर निकल जाएगा। यहाँ पर राइट साइड पे जो नॉब दिया गया है, उससे आप वर्टिकल फिन्स के ऑटोमेटिक मूवमेंट कंट्रोल कर सकते हैं और पानी का पंप भी कंट्रोल कर सकते हैं। पहले मुझे लगा था कि लेफ्ट साइड में ये जो डिजाइन दिया गया है, इसमें शायद वाटर टैंक एम्प्टी होने का बजर दिया गया होगा,
पर वैसा कुछ नहीं है, इसमें कोई भी अलार्म या बजर बजता नहीं है जब वाटर टैंक एम्प्टी होता है। अब हम इस कूलर के नॉइज़ लेवल्स देख लेते हैं। तो जैसे कि आपने सुना, इसका आवाज़ बहुत ज़्यादा नहीं है, काफ़ी साइलेंट कूलर है ये। इसका वाटर टैंक फिलहाल खाली है, शायद पानी भरने के बाद इसका आवाज़ और भी कम हो जाए। मैं आपको बता दूं कि अगर टैंक में से पानी खत्म हो जाता है तो इसका पंप ऑटोमेटिकली बंद नहीं होता है, जो डायट 22i में ऑटोमेटिकली बंद हो जाता था। इसके वाटर पंप का नॉइज़ लेवल देख लेते हैं। तो जैसे कि आपने सुना, वाटर टैंक खाली होने के बाद इसके पंप का आवाज़ काफ़ी ज़्यादा है। इस कूलर की और एक लॉजिकल बात मैं आपको बता देता हूँ कि इसका जो राइट साइड का नॉब है, इसमें ऑफ के बाद डायरेक्टली कूलिंग फंक्शन चालू हो जाता है, स्विंग चालू नहीं होता है, जिसकी वजह से अगर आपको कूलिंग फंक्शन नहीं चाहिए, अगर आपको सिर्फ ब्लोअर के तरीके से इस कूलर को यूज़ करना है, तो आप वैसे ही यूज़ करने के लिए पहले आपको कूलिंग फंक्शन चालू करना होता है। और अगर गलती से आपके वाटर टैंक में पानी नहीं है तो स्विंग चालू करने से पहले बिना वजह आपको पहले वाटर पंप चालू करना पड़ेगा और वो ड्राई रन होगा। और जैसे कि आपको पता होगा कि ड्राई रन होने से पंप के जलने की संभावना ज़्यादा बढ़ जाती है। अब हम इस कूलर का फाइनल वर्डिक्ट देख लेते हैं। आपको बता दूं कि वॉइस ओवर होने तक मैंने इस कूलर को 2 हफ्ते के लिए यूज़ कर लिया है। तो मेरा ऐसा ऑब्जर्वेशन है कि इसकी कूलिंग एफिशिएंसी डायट 22i के मुकाबले काफ़ी अच्छी है, क्योंकि इसको तीनों बाजू से कूलिंग पैड्स दिए गए हैं। साथ ही साथ इसका नॉइज़ लेवल भी काफ़ी कम है, क्योंकि इसमें ब्लोअर्स नहीं है बल्कि फैन दिया गया है। स्क्वायर फीट के हिसाब से आपके घर में थोड़ी ज़्यादा जगह लेगा, पर फिर भी ये कॉम्पैक्ट कैटेगरी में आता है, ऐसे मैं कहूँगा। इसकी बिल्ड क्वालिटी देखते हुए ये कितने साल टिकेगा, इसके बारे में बड़ा प्रश्न चिन्ह है, पर फिर भी डायट 22i की कीमत से अगर इसे कंपेयर करें तो ये काफ़ी रिजनेबल है। इस साइज़ में उषा और बजाज जैसे और भी कंपनियों के कूलर्स अवेलेबल है, पर फिर भी तीनों बाजू से कूलिंग पैड होने वाला ये अकेला एक मॉडल मुझे मिला था, इसीलिए मैंने इसे परचेज़ किया है। और इसकी कूलिंग एफिशिएंसी देखते हुए मैं कहूँगा कि मैं बहुत ज़्यादा नहीं, पर फिर भी सेटिस्फाइड हूँ। अगर आपने मेरा डायट 22i का रिव्यू मिस किया है तो उसका रिव्यू लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रहा हूँ, उसे भी ज़रूर चेक कीजिए। अगर आपको मेरा रिव्यू पसंद आता है तो इसे ज़रूर लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और गौरोजा रिव्यूज़ को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू।